वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड टॉल्सा किंग सीजन 3 एपिसोड 1। कहानी स्टार्ट होती है जब डेविड से मिलने आता है स्पेशल एजेंट मोसो। मोसो सबसे पहले डेविड को बताता है कि मॉर्गन ठीक है, क्योंकि यही बात डेविड ने सबसे पहले पूछी थी। उसके बाद मोसो सीधा मुद्दे पर आता है। वो डेविड को याद दिलाता है कि उसने रिपल को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे 25 साल जेल में रहना पड़ा था। रिपल असल में मोसो का इन्फॉर्मेंट था, जिसे डेविड और इनसीन फैमिली को खत्म करने के लिए भेजा गया था। मोसो के दिल में अभी भी डेविड के लिए गुस्सा और नफरत बाकी है। उसे सबसे ज्यादा ये चुभता है कि इतने सालों में भी जेल रहने के बावजूद डेविड अपनी आदतें नहीं बदली। जेल से निकलते ही डेविड ने टॉल्सा जाके बाइकर के साथ गैंग वॉर शुरू कर दिया और कई लोगों को मार दिया। डेविड मोसो के लेक्चर के सुनने के मूड में नहीं था। उसने सीधा कहा कि वो अपनी बात पर आए। तब मोसो कहता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं कर सकती, और उन्हीं काम के लिए वो डेविड को यूज करेगा। मोसो ने डेविड को वार्निंग दी, जब भी वो डेविड को बुलाए डेविड को बिना सवाल किए काम करना होगा, वरना उसके दोस्तों और फैमिली को जेल भेज दिया जाएगा। ये कहकर मोसो से घर छोड़ देता है। घर पहुंचते ही डेविड का स्वागत बिग फूट करता है, लेकिन लगता है कि उसे पता नहीं है कि डेविड अब तक कहाँ था। डेविड थोड़ा फ्रेश होता है और सीधा मॉर्गन के फार्म चला जाता है। वहाँ वो मॉर्गन से माफी मांगता है और उसे समझाता है कि मोसो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। फॉर्म से निकलते ही डेविड को एक कॉल आता है रे नाम के आदमी का। रे तुरंत डेविड से मिलने चला जाता है। डेविड पहले मना करता है और कहता है कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन रे उसके ग्रैंड किड को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, इसलिए डेविड को मजबूरन में मिलने के लिए तैयार होना पड़ता है। डेविड से मिलने के लिए गुडी आता है, जो रे और डेविड के बीच मेडिएटर का काम करता है। गुडी डेविड को उस कमरे में ले जाता है जहां रे उसका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद रे डेविड से कहता है कि वो उसे वही चीज देना चाहता है जो इनसेन फैमिली ने उसे जेल जाने से पहले प्रॉमिस की थी, अपना खुद का क्राइम फैमिली और न्यूयॉर्क में टेरिटरी। लेकिन डेविड अब टॉल्सा में सेटल्ड है और उसे वहां काम नहीं चाहिए, इसलिए वो रे का ऑफर सीधा मना कर देता है। रे डेविड के काम से काफी इम्प्रेस्ड है। उसे लगता है कि टॉल्सा में डेविड ने जो कुछ भी असल में किया है उसका एक हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए, इसलिए रे चाहता है कि डेविड न्यूयॉर्क आए और वहां अपना बिजनेस करे, ताकि रे उसके प्रॉफिट का अपना शेयर ले सके। लेकिन डेविड की सोच अलग है। उसने अपनी जिंदगी के 25 साल जेल में बर्बाद कर दिए और अब उसका किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। उसके हिसाब से पूरा हक डिसाइड करना है कि कौन सा ऑफर लेना चाहिए और कौन सा ऑफर मना करना चाहिए। ये बात रे को थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन डेविड उसके रिएक्ट करने से पहले ही रूम से निकल जाता है। सीन कट होता है मिच पर, जो अब कार सिटी के फ्रॉड के साथ काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। एक दिन मिच की मुलाकात होती है उसकी पुरानी दोस्त और शॉर्ट लवर क्ल्यू से, जो सालों बाद टॉल्सा वापस आई है। दोनों बातें करते हुए पुरानी यादें ताजा करते हैं। क्ल्यू उसे बताती है कि उसके फादर थ्यू अपनी डिस्टिलरी बेचना चाहते हैं, क्योंकि काफी वक्त से उनका बिजनेस नहीं चल रहा। थ्यू ने ऑलरेडी एक बायर ढूंढ लिया था, जेरिमा नाम। ये नाम सुनते ही जेरिमा भी एक गैंगस्टर जैसा लगता है, जो टॉल्सा में काफी एक्टिव है। ये पक्का है कि उसकी टकरार डेविड से जरूर होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रेड टू बैक सैलून पर, जहां डेविड अपनी पूरी टीम से मिलता है। वहां मैच भी आता है और अपनी कार डीलर वाली जॉब से फ्रस्ट्रेशन जताता है। बातें करते हुए मैच क्ल्यू और उसके फादर डिस्टेली का जिक्र भी करता है। उसके दिल में ये क्लियरली डिजायर है कि डेविड उस डिस्टेली को खरीद ले, ताकि वो और क्ल्यू मिलके बिजनेस चला सकें और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। डेविड थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है ये काम रिस्की भरा है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। कुछ दिनों बाद डेविड, गुडी, बिग फूट और मैच स्टेट के यार्ड में जाते हैं। डेविड वहां टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा क्ल्यू से पूछता है कि क्या उसके फादर थ्यू उसके साथ डील नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं। जल्दी डेविड को समझ आ जाता है कि थ्यू ने जेरिमा के साथ कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। डेविड चाहता है कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो, लेकिन बात करते हुए ये भी क्लियर हो जाता है कि थ्यू डर गया है। जेरिमा से धमकाकर डिस्टेली अपने नाम करवाना चाहता है। जब डेविड उससे प्राइस पूछता है, थ्यू कुछ बोल नहीं पाता। उसके चेहरे से उसका डर साफ नजर आता है।
बाद में जब मैच डेविड से पूछता है कि मीटिंग कैसी रही, डेविड झूठ बोल देता है कि उसने थ्यू का माइंड बदलने की शुरुआत कर दी है। लेकिन जब गुडी वही सवाल पूछता है, डेविड सच बताता है कि जेरिमा का थ्यू पर बहुत गहरा असर है और उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है अगर वो अल्कोहल बिजनेस में कदम रखना चाहता है। डेविड का मजबूरन डिसअपीयरेंसी जैसे जॉन, ग्रेसी और बॉर्ड मिल के चलाते हैं। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है। बॉर्ड क्लियरली चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले। उसे छोटी मोटी इवेंट्स करने का पसंद नहीं है, जैसे कि कॉनस सिटी के किंग बिल को उसका प्रॉमिस शेयर करना। जोआनी बॉर्ड को कहती है कि वो ये काम करे और अपने साथ टाइसन और ग्रेस को भी ले आए। बॉर्ड इरिटेट होकर पूछता है टाइसन अकेला क्यों नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। तीनों बेट, टाइसन और ग्रेस अपनी कार में कैश का पेलोड लेकर निकलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उनकी कार चार्ज खत्म हो जाता है और वो रास्ते में ही अटक जाते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले जहां उन्होंने कैसी गैंग के लोगों से मिलना था। टाइसन तुरंत डेविड को कॉल करता है और डेविड बिल से कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मीटिंग पॉइंट चार्ज कर से ईवी रिचार्जिंग जॉइंट पे कर दी जाए जहां वो अटके हुए हैं। बिल पहले मना करता है क्योंकि वो हर चीज में शक करता है, लेकिन डेविड के दबाव में आकर वो फाइनली मान जाता है। थोड़ी देर बाद केसी गैंग के 3 मेंबर वहां पहुंचते हैं और टाइसन, ग्रेस और बॉर्ड को कहने लगते हैं कि जल्द ही कैश दे दो। जब ग्रेस उन्हें बैग देती है तब सबके होश उड़ जाते हैं। बॉर्ड ने गलती से कैश के बजाय अपने कॉमिक बुक का बैग उठा लिया था। सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, खास तौर पर टाइसन और ग्रेस। बॉर्ड माफी मांगता है और कहता है कि चल के वापस पैसों वाला बैग ले आते हैं, लेकिन केसी गैंग के ठग को लगता है कि बॉर्ड उनसे चाल चल रहा है। वो अपने आदमियों को कहता है कि टाइसन और ग्रेस को हॉस्टेज बना लो, जबकि वो खुद बॉर्ड के साथ तौलसा जाएगा कैश लेने के लिए। तौलसा पहुंचने के बाद बॉर्ड के इमोशन फट जाते हैं। उसे डेविड और बिल की डील पर गुस्सा आता है और उस बात पे भी कि उसे ठग के साथ काम करना पड़ रहा है जिसने जेमी को मारा था। अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाते हुए बॉर्ड उस ठग पर हमला कर देता है। सीन कट होता है डेविड पर, जो क्ल्यू और मैच के साथ थ्यू के घर बैठा है। वो डिस्टेली स्टेट और थ्यू के लेगेसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं। डेविड समझता है कि अगर थ्यू ने अपना बिजनेस जेरिमा को दे दिया तो उसकी फैमिली के पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर वो डेविड के साथ डील करे तो दोनों फैमिलीज प्रॉफिट और सिक्योर फ्यूचर मैनेज कर सकती हैं। मीटिंग के बाद डेविड और मैच वापस चलते हैं। डिनर के दौरान डेविड को मोसो का फोन आता है। मोसो जानता है कि डेविड ने फैमिली से बात की है, लेकिन इससे पहले डेविड कुछ और पूछ पाए उसे पहले ही मोसो का कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ थ्यू के घर जेरिमा आता है। वो पूछता है कि क्या थ्यू अब भी उनके पहले वाले डील को रिस्पेक्ट कर रहा है। थ्यू हिम्मत दिखाता है और कहता है कि उसे अब डेविड का बेटर ऑफर मिल गया है, इसलिए वो जेरिमा को रिजेक्ट कर रहा है। जेरिमा बिना टाइम वेस्ट किए अपने आदमियों काइलर और उसके मैन को ऑर्डर देता है थ्यू को मार दो और उसका मिशन जला दो। ये हॉस्टल टेक ओवर डेविड के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। थ्यू का मर्डर उसके दिल को छू जाएगा और अब डेविड और जेरिमा के बीच एक खतरनाक रिवेलरी शुरू होने वाली है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 एपिसोड की शुरुआत होती है जब डेविड, टाइसन, मैच और बिग फूट मैंगटो एस्टेट पहुंचते हैं, यानी उस जगह पर जो अब सिर्फ जली हुई बची थी। जेरिमा और उसके आदमियों ने यहाँ काफी तबाही मचा दी थी। डेविड को थोड़ा शक लगता है क्योंकि जेरिमा का रिएक्शन इतना तेज था। उसने बिना सोचे समझे सीधा हमला कर दिया। इसके बाद डेविड और उसकी टीम थ्यू के फ्यूनरल पर जाते हैं। वहाँ गुडी भी आता है और डेविड को बताता है कि आर्मिन थेरेपी ठीक नहीं चल रहा। गुडी को डर लगता है और आर्मिन ने गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन में डेविड का तौलसा के इक्वियर बिजनेस के बारे में और साथ ही उसके वीड और कोकेन के बारे में किसी न्यूयॉर्क वाले गैंगस्टर शायद रे को कुछ बता दिया तो वहाँ के लोग ज्यादा प्रेशर डालने लगेंगे।
डेविड गुडी को कहता है कि फिलहाल बस आर्मिन पर नजर रखो, कुछ एक्शन मत लेना। अब डेविड का ध्यान डोमिनर पर है, जिन्होंने सबसे गंदा काम ये किया है कि वो थ्यू के फ्यूनरल पर आ गए। डेविड को देखकर तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधा जेरेमा के पास जाकर उससे बात करता है। डेविड उसे कहता है कि उसने थ्यू के साथ जो किया वो गलत था, और अगर उसने ऐसा कुछ डेविड के साथ करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। जेरेमा उसके जवाब में कहता है कि वो थ्यू को जितना पैसा देने वाला था उसने 3 गुना ज्यादा डेविड को दे दिया। बस वो डिस्टेली से दूर रहे, क्योंकि डेविड को लिक्वर बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। डेविड, जो कभी पीछे हटने वाला नहीं, उसे साफ कह देता है कि एक हाथ से डिस्टेली को चलाकर सक्सेसफुल बनेगा और दूसरे हाथ से जेरेमा को उस जगह से दूर रखेगा। बाद में डेविड और जोआनी बैठकर डोमिनिज के बारे में बात करते हैं। जोआनी ने थोड़ा रिसर्च किया था और उसे पता चलता है कि जेरेमा का बिजनेस पिछले 10 सालों से प्रॉफिट में नहीं गया। कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनका प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता, मतलब जेरेमा डायरेक्टली सेल कर रहा है, जो कि इलीगल है क्योंकि डिस्टेलीज को सीधा बेचने की परमिशन नहीं होती। फिर बात थ्यू के प्रोडक्ट पर आती है, जिसे जेरेमा की वजह से मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। जोआना कहती है कि वो जेरेमा के पैसे लेकर अपना नया डिस्टिलरी बिजनेस शुरू कर लें, स्टेट और जेरेमा को पीछे छोड़ दें। लेकिन डेविड कहता है जेरेमा कुछ लेना कमजोरी दिखाने जैसा है। इस सीन के बाद कहानी और भी इंटेंस हो जाती है। क्ल्यू को बताया जाता है कि इंश्योरेंस क्लेम उसे मिलने नहीं वाला, क्योंकि इंश्योरेंस एडजस्टर का कहना है कि आग किसी मर्डर या फ्रॉड के लिए नहीं लगाई गई थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन डेविड समझ जाता है कि ये सब एक ड्रामा है। पूरा सिस्टम जेरेमा के कंट्रोल में है। इंश्योरेंस वाला, पुलिस और फायर इंस्पेक्टर सब उसके जेब में है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब देखकर डेविड के दिमाग में सवाल उठता है, आखिर जेरेमा इतनी मेहनत और पैसा क्यों लगा रहा है सिर्फ एक डिस्टिलरी के लिए? क्या बात है जो अब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? तब क्ल्यू एक राज खोलती है। वो डेविड और उसकी टीम को एक हिडन स्टोरेज यूनिट दिखाती है, जहां बैरल्स भरे हुए हैं। ये बैरल्स लगभग 50 साल पुराने हैं। उनकी कीमत $150 मिलियन हो सकती है। तब सब कुछ सच सामने आ जाता है और समझ जाते हैं जेरेमा इन्हें बैरल्स के पीछे पड़ा हुआ है। क्ल्यू कहती है कि जेरेमा को उन बैरल के होने का पता था, बस यही नहीं पता कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। इसके बाद क्ल्यू डेविड और उसके लोगों को डिस्टिलरी टूर करवाती है। अंदर का हाल बहुत खराब है, मशीनरी टूटी हुई, पाइप्स लीकी और पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ। डेविड तुरंत टाइसन को कहता है वो अपने फादर मार्क को बुलाए, क्योंकि मार्क एक स्किल्ड प्लम्बर है। टाइसन अपने डैड से डेविड का प्रपोजल शेयर करता है। जैसे ही एक्सपेक्टेड था, मार्क सीधा मना कर देता है। तब टाइसन की माँ एंगी बीच में बोलती है। वो हमेशा डेविड के साथ टाइसन के कनेक्शन के खिलाफ रही है, लेकिन इस बार कहती है कि मार्क को ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके कहने का रीजन ये है कि इस तरह मार्क टाइसन के आसपास रहेगा और देख सकेगा कि उसका बेटा किस रास्ते पर जा रहा है, कहीं वो अंधेरे रास्ते पर ना चला जाए। इसी दौरान डेविड, बिग फूट और मैच निकलते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर वेल्डन एस्ट्रॉन के पास। शहर के सबसे फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटर। उनका मकसद होता है ये देखना कि क्या वेल्डन उनके डिस्टिलरी के प्रोडक्ट बेचने के लिए रेडी है। लेकिन थोड़ी ही देर में समझ आ जाता है कि वेल्डन जेरेमा के प्रेशर में है और उसने स्टेट का माल अपने स्टोर में रखने से मना कर दिया है। डेविड उसकी सिचुएशन समझकर उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, जेरेमा से मैं खुद निपट लूंगा, बस तुम हमारे काम करते रहो। वेल्डन मजबूरन डेविड का ऑफर मान जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसे और उसके लोगों से छुटकारा पा सके। थोड़ी देर बाद क्ल्यू के पास आता है
वो क्ल्यू को समझाता है कि डेविड और उसके लोगों को छोड़कर डॉन मेयर्स के साथ मिल जाए, क्योंकि जेरमा ही जानती है उसके कहने के मुताबिक डेविड का कोई चांस नहीं है, और अगर क्ल्यू कैफे रहना चाहती है तो उसे विनर की साइड होना चाहिए। लेकिन क्ल्यू उसे साफ कह देती है कि वो कभी डॉन मेयर्स के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उसके बाप को मारा था। बेल के पास अब दो रास्ते होते हैं, वो डेविड की मदद करे या घर चला जाए। काफी बातचीत के बाद डेविड तैयार हो जाता है अपनी वाइन्स लिक्वर करके, लेकिन वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट 50% हो। लेकिन डेविड कहता है कि जितना वो काम करेगा उसके मुताबिक ही उसे पैसा मिलेगा। फिर बेल को एक कॉल आता है वेंस से। वेंस डिस्ट्रेटली का पूरा हाल देख लेता है। लगता है बिल और वेंस मिलकर कभी फ्यूचर में ऑपरेशन पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। एंगी के कहने पर मार्क आता है पाइप से ठीक करने के लिए। बिल अपने आदमी को डिलीवरी का काम शुरू करने के लिए भेज देता है। इससे बॉट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस आर्गुमेंट की वजह से उसे उन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिन्होंने जिमी को मारा था। क्लोई और डेविड बिल के वेल्डन के साथ काम करने की खबर जेरिमा को दे देते हैं। जेरिमा गुस्से में वेल्डन के पास जाता है उसे सजा देने के लिए, और क्लोई अपने हिसाब से मैच को निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो डेविड के बहुत करीब है। तभी जेरिमा खुद आता है और डेविड को वार्न करता है। डेविड ने उसकी ऑफर मना कर दी, इसलिए अब जेरिमा जिम्मेदारी होगा। जो कुछ भी उन लोगों के साथ उसने किया जो डेविड के करीब है, उन सभी को वो तबाह कर देना चाहता है। जेरिमा सीधा धमकी देता है, सब कुछ जला देने की बात करता है। डेविड गुस्से में लेकिन पुरअज़्म जवाब देता है वो भी जेरिमा को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा और उसे भी आगे बढ़कर दर्द देगा, ताकि जेरिमा को अपनी गलती का पछतावा हो। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 एपिसोड की कहानी स्टार्ट होती है जब डेविड अपनी टीम को मीटिंग के लिए अरेंज करता है। डेविड सबको बताता है कि जेरिमा के साथ उसका लास्ट एनकाउंटर के बाद वो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ाने वाला है। डेविड कहता है कि जेरिमा चाहता है हम लोग घबरा जाएं और गलतियां कर दें, लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। डेविड अपना प्लान बताता है कि अभी सब लोगों का फोकस सिर्फ बोटल्स रेडी करने पर होना चाहिए। जब टीम अपना काम कर रही होती है तभी डेविड के पास मोसो का फोन आता है। मोसो कहता है कि एक कार उसे लेने के लिए भेज दी गई है, वो उसमें बैठकर उसके पास आए, क्योंकि मोसो को डेविड की रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में अपडेट चाहिए। डेविड जोना को टेम्परेरी इंचार्ज बना देता है और खुद उस कार में चला जाता है। वहां जाकर डेविड देखता है कि कार एक ड्राइवलेस है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो मोसो से मिलकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे वार्न करता है अगर दोबारा ऐसी किसी मशीन स्टंट में उसे फंसाया तो वो उसे कोमा में भेज देगा। उसके बाद डेविड और मोसो टेक्सास के लिए निकलते हैं। मोसो बताता है कि वहाँ एक आदमी है जो औरतों और बच्चों को तंग करता है, तुम्हें उसी से डील करनी है। रास्ते में मोसो डेविड से आर्म्ड के बारे में बात छेड़ता है, लेकिन डेविड के लिए कहता है कि उसके पर्सनल लोगों के बारे में बात नहीं करनी और वो टॉपिक बदल देता है। फिर डेविड पूछता है कि ये टेक्सन आदमी कौन है। मोसो बताता है कि उसका नाम डेक्स्टर बीकन है और वो अरसों और एक्सप्लोजन में एक्सपर्ट है। डेविड समझता है कि मोसन चाहता है वो डेकन को धमकाए, लेकिन मोसो क्लेरिफाई करता है नहीं, उसे डेविड से एक बिजनेस डील करवानी है डेकन के साथ। शायद इस डील में मोसो को कुछ सबूत मिल जाए जिससे वो डेकन को अरेस्ट कर सके। डेविड थोड़ा हैरान होता है कि मोसन अपने अंडरकवर एजेंट्स क्यों नहीं यूज करता। मोसो कहता है कि डेकन बहुत ही शातिर है, वो किसी फेक एजेंट को तुरंत पहचान लेगा, इसलिए उसे एक असली एंथेटिक बंदा चाहिए और वो बंदा है डेविड। थोड़ा आगे बढ़ने पर मोसो फिर से डेविड के पर्सनल लाइफ पर बातें करना शुरू करता है। इस बार क्वाइट रे के बारे में पूछता है। डेविड बात को घुमाता रहता है, लेकिन इसी बीच हाईवे पेट्रोल उन्हें रोक लेती है क्योंकि मोसो स्पीड लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता है। मोसो ऑफिसर को अपना बैडेज दिखाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर उसे टिकट लेने लगता है। तब डेविड आगे बढ़ता है, काल्मली ऑफिसर से बात करता है, उसे कन्विंस करता है कि मोसो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में है इसलिए तेज चला रहा था और थोड़ा पैसा देकर बात संभाल लेता है। ऑफिसर उन्हें छोड़ देता है और मोसो डेविड के स्मार्ट हैंडलिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाता है।
कुछ देर बाद वो लोग डेक्स्टर डेकन वर्कशॉप पर पहुंचते हैं। डेविड एक नॉर्मल कस्टमर बनकर बात शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाता है। जाने से पहले डेविड डेकन को कहता है, मेरे बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, तब समझ जाओगे कि मैं मजाक नहीं करता और मैं कोई फेडरल इंफॉर्मेंट नहीं हूँ। तुलसा लौटते हुए डेविड थोड़ा इरिटेट लगता है। उसे लगता है कि वो काम अपने तरीके से नहीं कर पा रहा। मोसो उसे तसल्ली देता है कि वो सही काम कर रहा है और उसे खुश होना चाहिए। तब डेविड फाइनली पूछता है, तू इतना डेकन पर फोकस क्यों कर रहा है जब वो बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है। मोसो का जवाब कंफर्म करता है कि ये मिशन कोई ऑफिशियल असाइनमेंट नहीं है, ये ऑफ द बुक्स काम है, क्योंकि मोसो के डेकन के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है। अपने ही होम टाउन में दुख भरी जिंदगी जीने से बचने के लिए मैच डिसाइड करती है कि वो क्लीव के साथ थोड़ा मजे करे। वो उसे एक डेट पर ले जाता है, उसी कार में जिसमें दोनों ने पुराने दिनों में बहुत सारी यादें बनाई थीं। ड्राइव के दौरान क्लोई कहती है कि वो कार चलाना चाहती है और मैच खुशी खुशी मान जाता है। जब वो तुलसा के आसपास की खूबसूरत मंजर देख रहे होते हैं, क्लू सोचने लगती है कि डेविड के साथ बिजनेस करना सही फैसला था या नहीं। मैच उसे समझाता है कि हाँ, डेविड एक क्रिमिनल जरूर है, लेकिन वो एक ईमानदार और लॉयल आदमी है। वो उसे कहता है कि डेविड कभी भी क्लू के साथ धोखा नहीं करेगा। क्लू तब डिसाइड करता है कि ये छोटी सी ड्राइव को रोड ट्रिप में बदल देते हैं। मैच एग्री करता है, लेकिन कहता है कि पहले कहीं रुक कर कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। यहाँ से उनका फन ट्रिप एक बिग प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि क्लू एक शॉप फिल्टर निकलती है। वो स्टोर से सामान चुरा लेती है और मैच को भी जबरदस्ती अपना पार्टनर इन क्राइम बना लेती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अगला काम और भी ज्यादा डेंजरस होता है। क्लू अपनी कार सीधा डेमी स्टेट ले जाती है, वही जगह जहां जेरिमा रहता है। वहां जाकर वो एक चुराई हुई लिक्विड बोतल यूज करके जेरिमा का घर आग लगाने की कोशिश करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेरिमा ने उसका घर जलाया था। मैच तुरंत इंटरव्यू करता है और क्लू को रोक लेता है, वरना वो सच में उस घर को जला देती। हैरानी की बात यह है कि जेरिमा उन दोनों को बिना कुछ किए ही अपनी प्रॉपर्टी से निकलने देता है, ना कोई मारपीट ना धमकी। बाद में मैच गुस्से में क्लू को डांटता है। वो कहता है कि उसके स्टूपिड स्टंट से वो दोनों जेल जा सकते थे। मैच क्लियर वार्निंग देता है, अगली बार अगर तूने ऐसी कॉवबॉय हरकत की तो मैं साथ नहीं दूंगा। उसे कहता है कि डेविड का रिवेंज प्लान धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो शॉर्ट शूट है और एंड रिजल्ट क्लू के फेवर में ही होगा। अगर क्लू डेविड पर ट्रस्ट नहीं करेगी और उसके प्लान को खराब करेगी तो पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। क्लू फाइनली माफी मांगती है और वादा करती है कि अब ऐसी गलती नहीं करेगी। इसके पैरेलल डेविड ने अपनी टीम को स्ट्रिक्टली बोला था कि वो बस बोर्डन बोतल पर ही काम दें, लेकिन टाइसन को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, क्यों ना दुश्मन के बारे में थोड़ा और जाने। जब बॉस वापस आए तो उसे दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो। गुडी उन्हें वार्न करता है, डोमी फैमिली से पंगा मत लो, लेकिन जैसे ही गुडी डिस्टेली से निकलता है, टाइसन अपने प्लान पर टिका रहता है। वो ग्रेस और बडी को साथ लेकर एनिमी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए निकल पड़ता है। टाइसन डिसाइड करता है कि वो क्ली डनर को फॉलो करेगी। वो उसका पीछा करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुंचते हैं, जहां क्लू एक बैंगो टूर्नामेंट होस्ट कर रहा होता है और वो एल्डरी लोगों के साथ। उसी वक्त डेस्टेली के अंदर जोआनी कुछ और प्लान डिस्कस करने लगती है। जोआना को पता चलता है कि टाइसन, बडी और ग्रेस कहीं बाहर गए हुए हैं। वो बिग फूट से पूछती है कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन बिग फूट कुछ नहीं बताता। वो क्लियरली कहता है कि वो अपने दोस्तों पर स्नेच नहीं करेगा। जोआना उन पर थोड़ा प्रेशर डालने वाली होती है कि तभी कार्ला वहां आ जाती है। क्लारा डेविड को ढूंढ रही होती है। वो जोआनी से पूछती है कि क्या उसे आर्म्ड के बारे में कुछ पता है। जोआना कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। जब जोआना पूछती है कि क्या उसके पास डेविड के लिए कोई मैसेज है, तब क्लारा बताती है कि आर्म्ड गायब हो गया है, मतलब उसका कोई पता नहीं चल रहा। इसी बीच सीन कट होता है टाइसन, ग्रेस और बडी पर, जो अभी भी अपने मिशन टू नो द एनिमी पर लगे हुए हैं।
ग्रेस सिक्योरिटी गुडी को कॉल करता है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। कुछ देर बाद गुडी उनके पास पहुंचता है और उनके टेबल पर बैठ जाता है। गुडी उन्हें बताता है कि ये बिंगो टूर्नामेंट एक स्कैम है। वो कहता है कि अगर डनमी फैमिली बुढ़े लोगों को लूट कर अपना बिजनेस चला रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही डिस्पायरेट हो जाएंगे। गुडी थोड़ा सिस्टम के साथ कहता है और जैसे ही वो स्कैम एक्सपोज करने लगा है, क्लोई, डॉनमर और उसके आदमी उसके ग्रुप पर ध्यान देने लगते हैं। पहले क्लोई उन्हें एक पैसा देने से मना कर देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि डेविड के लोग उसका गेम समझ गए हैं। लेकिन गुडी स्मार्टली क्लू को धमकाता है। वो कहता है कि अगर यहाँ एक एल्डरली लोगों को पता चल गया कि इसका कोई प्राइज नहीं मिलता तो तेरा पूरा स्कैम खत्म हो जाएगा। कोल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और मजबूरन वो डेविड की टीम को प्राइज मनी देकर भेज देता है। वहाँ क्लोई टाइसन से पूछता है कि 150 मिलियन का लोकेशन क्या होगा। टाइसन बताता नहीं। तब क्लोई सिंसियरली को ले आता है और धमका देता है कि अगर टाइसन ने सच नहीं बताया तो वो उसकी लड़की को मार देगा। टाइसन को फिनेट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो फिर भी उसकी जान बचाने के लिए फैसला कर लेता है। इसलिए वो कोली को स्टोरेज के बारे में बता देता है। जैसे ही कोली और उसके लोगों को लोकेशन पर पहुंचते हैं, वह सारा स्टॉक चुरा लेते हैं। क्लोई अपने आदमियों से कहता है कि टाइसन को मार दो। वो लोग टाइसन को एक साइबर ट्रक के ट्रंक में बंद कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि तस्ला का बॉडी बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए टाइसन बचा रहता है। इधर डेविड अपनी जिंदगी का एक शांत पल एंजॉय कर रहा होता है मार्गेट के साथ, लेकिन जैसे ही उसके पास गुडी का कॉल आता है वो तुरंत उठकर स्टोरेज यूनिट पहुंचता है। वहां जाके उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा स्टॉक गायब हो जाता है। सब कुछ कोली और उसके लोग उठा ले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब डेविड अपनी टीम को डांट रहा होता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ ही इतना बिगाड़ दिया था कि अब उनका डिस्टिलरी प्रॉपरली काम ही नहीं कर सकता। डेविड जानता है कि ये सब टाइसन की वजह से हुआ है, लेकिन वो गुडी और ग्रेस को भी सुनाता है क्योंकि उसके रूल के हिसाब से फैमिली एक दूसरे का ध्यान रखती है। बहस करने के बजाय डेविड सबको अलग अलग काम दे देता है ताकि जो नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जा सके। बड़ी को कहता है कि वो डनमेयर्स को डिस्ट्रैक्शन वेबसाइट चेक करे और देखे कि कहीं उनकी चोरी हुई शराब लिस्ट वहां तो नहीं है, अगर है तो पता लगाए कि उसे कहाँ रखा हुआ है। ग्रेस को बोलता है कि सबसे महंगा और बेस्ट वेस्लर ढूंढे ताकि जब शराब वापस मिल जाए तो तुरंत मार्केट में भेजा जा सके। टाइसन को डेविड टेम्पररी बेंच कर देता है, मतलब काम से हटा देता है ताकि वो अपनी गलती पर सोचे। जब डेविड बेल से मिलने के लिए बिल्डिंग से निकलता है तभी टाइसन अपनी सफाई देने लगता है और ग्रेस और बड़ी से झगड़ा करने लगता है। उधर डेविड बिल से मिलता है। बिल थोड़ा टेंशन में है आर्म्ड को लेकर, लेकिन डेविड उसे कहता है कि अभी आर्म्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डनमेयर्स ने उनकी शराब चोरी कर ली है। बिल को कुछ लोगों को मार दिया है। जब बड़ी फुटेज देखता है जिसमें चोरी हो रही होती है तो बिल और डेविड दोनों का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि ट्रक के ओनर के पास जाके पता लगाते हैं कि शराब कहाँ गई है। बिल ट्रक के ड्राइवर के घर जाके उसे धमकाता है ताकि वो बता दे कि शराब कहाँ रखी है, लेकिन ड्राइवर खुद बिल को मारने की कोशिश करता है। मजबूरन बिल उसे गोली मार देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आदमी मर गया है और उन्हें अभी भी पता नहीं है कि शराब कहाँ छुपाई गई है। एक छोटा सा सीन न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है जहां बिल से डेविड तुलसा वाले शराब बिजनेस के बारे में सुनने के बाद वाइन्स क्वाइट रे के पास जाता है उसे बताने के लिए। क्वाइट रे वो बात सुनता है लेकिन बिना कुछ बोले ही कहता है अब मेरे घर से निकल जा। अब कुछ छोटी छोटी सब प्लॉट भी पैरेलल चल रही होती हैं। कॉल और मार्गेट के बीच एक सीरियस बात होती है। कॉल पॉलिटिक्स में आना चाहता है और मार्गेट उसे कहता है कि उसकी मदद करेगी गवर्नर इलेक्शन जीतने में, लेकिन बदले में कॉल अपना रेंच का हिस्सा उसे बेच दे।
दूसरी तरफ बडी अपनी टेक स्किल्स देखता है। वो एक AI जनरेटेड मॉस्कॉट बनाता है जिसका नाम जेस्पर है, जो उसके मॉन्टेज डिस्टिलरीज को बहुत प्रमोट करेगी। यहाँ रियल AI यूज नहीं हुआ। बडी यही नहीं रुकता, वो डेनमेयर्स का बिजनेस पर चोट मार देता है। उनके क्लाउड सिस्टम में हैक करके उनके ऑपरेशन को बिगाड़ देता है। जब क्लोई ये सब देख के अपने बॉस जेरिमा से कंप्लेन करता है तो जेरिमा उसकी IT टीम को नहीं बल्कि उसकी कॉल को डांटता है। कहता है कि उनसे इतना निकनेम लोग रखते हैं जो बडी का हैक संभाल नहीं पाए। अपनी इज्जत बचाने के लिए क्लोई कहता है कि वो जेरिमा को चोरी हुई शराब दिखाता है जो उसने अपने आप के लिए चुराई थी, लेकिन जेरिमा उसकी बात तुरंत नहीं मानता और कहता है कि वो बाद में देखेगा। इस सब के बीच एक और छोटी सी सीन मिलती है मैच और क्लोई की। दोनों चिंता में हैं कि चोरी हुई शराब को लेकर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते जब तक कोई नई खबर नहीं मिलती। उनकी केमिस्ट्री वीक लगती है। रोमांस वाला एंगल भी स्लो है लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता। सच कहें तो कॉल मार्गेट और डेविड के बीच जो चल रहा होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल लव एंगल कुछ खास जमता नहीं। वापस डेविड की तरफ आते हैं। जैसे ही वो मार्गेट डिस्टिलरीज पहुंचता है उसे मोसो का फोन आता है। मोसो उसे कहता है कि अभी शराब का बिजनेस में ज्यादा हाथ ना डालो, कुछ दिन लो प्रॉफिट रहे जब तक डेकन उससे कांटेक्ट नहीं करता। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मोसो को डेविड के हर मूव कैसे पता चल रहे हैं। या तो डेविड की टीम में कोई गद्दार है या मोसो ने डेविड के फोन्स और जगह बग कर रखे हैं। ये मिस्ट्री बाद में खुलेगी। अब सीन शिफ्ट होता है टाइसन और मार्क पर। दोनों एक वेयर हाउस के अंदर स्टेक आउट कर रहे होते हैं, वही जगह जहां क्लोई अपने बैंगो गेम्स होस्ट करता है। दोनों आपस में सिंसियरिटी के पास बात करते हैं, मार्क के पुराने दिनों के एक्सपीरियंस और सिंपल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी क्लोई के बजाय सिंसियरिटी वेयर हाउस से बाहर निकलती है। ये देखकर सब कुछ क्लियर हो जाता है। सिंसियरिटी कोई रैंडम स्ट्रिपर नहीं थी जो क्लब में टाइसन से मिली थी। वो असल में क्लोई के लिए काम करती है और उसे ऑर्डर मिलता था कि वो टाइसन के पास जाए ताकि उसे इमोशनल बनाकर ट्रैप में लिया जा सके। जब क्लोई ने सिंसियरिटी को मारने की धमकी दी थी और टाइसन ने उसे बचाने के लिए शराब सैक्रिफाइस कर दी, तब वो सब कुछ ड्रामा था। सिंसियरिटी कभी डेंजर में था ही नहीं। क्लोई जानता था कि टाइसन का दिल अच्छा और सॉफ्ट इंसान है और एक बेचारी लड़की की मौत का ख्याल उसे तोड़ जाएगा अंदर से। अब जब टाइसन को ये सब कुछ पता चल गया है तो वो और मार्क सिंसियरिटी का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो बदला ले सकें और कुछ पूरा पता लगा सकें। उधर डिस्टेली डेविड और जोआना पेपर वर्क कर रहे होते हैं। तभी मार्गेट आता है। वो डेविड को बताता है कि उसने कॉल के साथ एक डील कर ली है, वो उसकी कंपेनिंग में मदद करेगी। डेविड को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि दोनों कपल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एग्री कर लेता है क्योंकि अगर कॉल गवर्नर बन गया तो डेविड के लीगल काम और स्मूथ हो जाएंगे। मार्गेट और डेविड की बात चल ही रही होती है कि तभी टाइसन का कॉल आता है। वो डेविड को अपडेट करता है कि उसने और मार्क ने सिंसियरिटी को फॉलो किया और उन्हें लगता है कि येल यार्ड तक जाके वो चोरी हुई शराब तक पहुंच सकते हैं जहां क्लोई ने सब कुछ स्टैश कर रखा है। जैसे ही टाइसन और मार्क वहां पहुंचते हैं वो बिग फूड को इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी ही देर बाद डेविड, बिल और मैच भी साइट पर पहुंच जाते हैं। सब रेडी होते हैं फाइनल मूव के लिए। अब इसके बाद अगले एपिसोड में क्या हो सकता है। एपिसोड 4 के एंड तक एक बड़े कन्फ्रंटेशन के लिए सेट हो गया है। डेविड, बिल, मैच और बिग फूट रेल यार्ड पहुंच चुके हैं जहां क्लोई ने चोरी हुई शराब छुपाई थी। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ा मोमेंट होने वाला है। डेविड और क्लोई के बीच एक डायरेक्टर टक्कर। क्लोई अब तक शैडो में काम कर रहा था लेकिन डेविड अब उसे ओपन कन्फ्रंटेशन में खींच लेगा। ये सीन इंटेंस होगा, गन फायर, थ्रेट्स और एक इमोशनल एज का साथ। अब जब टाइसन को सिंसियरिटी को ढूंढने का पता चल गया है तो अगले एपिसोड में वो उसे फेस करेगा। शायद सिंसियरिटी गिल्ट फील करे और रिवील करे कि उसने सब कुछ क्लोई के प्रेशर में आके किया था, लेकिन एक ट्विस्ट
ट्विस्ट हो सकता है, सिंसियरिटी सीक्रेटली डेविड की साइड आ जाए और क्लोई के अगेंस्ट इन्फॉर्म। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है एक मीटिंग से जिसमें मैच, क्ल्यू, ग्रेस और बडी भी होती हैं। वहां ये कंफर्म होता है कि अमेरिकन विस्की, बॉर्डन प्लस वाइन एंड स्पिरिट और कुछ मशहूर लिक्विड क्रिटिक्स भी आने वाले हैं इस पार्टी में। ये लोग ना सिर्फ इवेंट को प्रमोट करेंगे बल्कि ये जज करेंगे कि कंपनी को कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरी तरफ बिग फूट एक बड़े आइस कैवरिंग बना रहा होता है, एक बॉर्बन की बोतल जिसमें मोंटेगा डिस्टिलरीज लिखा होता है। ये दिखाता है कि बिग फूट सिर्फ एक वाइल्ड इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएटिव भी है। घर पर डेविड और मार्गरेट बात कर रहे होते हैं ट्रेशर के बारे में। डेविड का कहना है कि चाहे उसके लिए कितना भी पीआर कर लो, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मार्गरेट के लिए ये एक मौका इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अगर वो ट्रेशर को गवर्नर बनने में हेल्प करती है तो वो उसे अपना रैंच के प्योर राइट्स वापस मिल सकते हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि ट्रेशर को पार्टी में बुला लेगी। डेविड को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये उसकी जेलेसी बोल रही है। वो अपने इमोशन साइड पर रखकर मार्गरेट के बिजनेस डिसीजन को एक्सेप्ट करता है। इधर बिल को वेंस का फोन आता है। वेंस पूछता है कि क्या बिल डेविड के अगेंस्ट जाने वाला है, क्वाइट रे के साथ मिलने वाला है। बिल सीधा जवाब देता है और अगर रे को डेविड से प्रॉब्लम है तो वो खुद जाकर बात करे, मुझे बीच में मत घुसाओ। और ये कहकर बिल फोन काट देता है। वापस डेविड के पास आते हैं। डेविड और टाइसन मोंटेगो डिस्टिलरीज जाते हैं जहां जोआना उनका स्वागत करती है। डेविड अपनी टीम का काम देखकर इम्प्रेस्ड होता है। पूरा सेटअप पार्टी के लिए रेडी लगता है। जब वो देखता है कि बडी थोड़ा टेंस लग रहा है तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। बडी बताता है कि डिस्टिलरी का इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान है। डेविड उसे कहता है कि कोई प्रॉब्लम्स गुडी को बता दे और खुद बिल से बात करने चला जाता है। बिल ये भी सोचता है कि रे या वेनिस ने ब्लू हिल्स में किसी अपने आदमी को छुपा दिया है। आर्म्ड पूरी कहानी में गायब है, इसलिए बिल को लगता है कि वही सबका गेम बिगाड़ रहा है। डेविड उसे काम करने की कोशिश करता है कि इतने में ओवर मत करो, लेकिन बिल इंसिस्ट करता है कि डेविड ये सब कुछ बहुत लाइटली ले रहा है। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि डेविड को वेंस और रे से डील करनी चाहिए, वरना बाद में ये एक वार्निंग बन जाएगी। इतने कहकर बिल चला जाता है और डेविड आके बैठकर सब कुछ सोच रहा होता है। बिल की बातें सुनने के बाद डेविड अभी भी कुछ समझ नहीं पाता कि उसके फोन और डेकन का कॉल आता है। डेकन कहता है कि उसे डेविड से एक मीटिंग अरेंज करनी है। डेविड पहले तो मना कर देता है और कहता है कि मीटिंग बाद में कर लेंगे, लेकिन डेकन उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं अपना फैसला बदलने के लिए, और फिर कॉल कट कर देता है। कॉल खत्म होते ही डेविड को और फोन आता है, इस बार मौसो का। मौसो डेविड को कहता है कि जो भी तू कर रहा है उसे छोड़कर और डेकन के साथ मीटिंग अप्रूव कर दे। ये बात क्लियर हो जाती है कि मौसो को डेविड के हर मूव के बारे में पता कैसे चलता है, क्योंकि उसने डेविड का फोन टैप कर रखा है। पहले तो मुझे लगा था कि डेविड की टीम में ही कोई गद्दार है जो उसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अब समझ आ गया है कि असली प्रॉब्लम तो उसका फोन ही है। अब डेविड के पास कोई चॉइस नहीं बचा, इसलिए वो अब डेकन को कॉल करके कहता है कि मीटिंग फिक्स है। शायद डेकन को पहले से ही पता था कि ये मीटिंग होने वाली है, इसलिए जब डेविड हाँ कहता है तब तक डेकन पहले ही बैक टू बैक सैलून पहुंच चुका होता है। डेविड वहां टाइसन के साथ आता है, लेकिन उसे कहता है कि तू बाहर ही रुक जा, अंदर मुझे अकेले मिलना है। डेविड चाहता है कि बाल्द जल्दी निपट जाए, लेकिन डेकन आराम से हर चीज समझना चाहता है। डेविड का काम, उसका प्लान, सब कुछ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद डेविड फाइनली अपनी बात रखता है। वो कहता है कि उसे डन मेयर्स के बदले में जैसा घर उड़ा देना चाहिए और उसके लिए डेकन को एक स्पेशल एक्सक्लूसिव बनाना होगा जो एक ही बार में काम कर जाए। डेकन अपनी प्राइस बताता है। डेविड लॉकर से एविडेंस पैसा निकालता है और डील फाइनल हो जाती है।
जब डेविड बार से बाहर निकलता है तब टाइसन एक झलक डेकन की तरफ देख लेता है। अभी तो उसे पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन अगर कभी डेविड और डेकन का कनेक्शन सामने आया तो टाइसन जरूर हर्ट होगा कि डेविड उसे ये बात छुपाई। डेनमेयर एस्टेट में क्लोई अपने बाप जेरिमा से बात करने की कोशिश करता है कि डेविड से बदला कैसे लिया जाए, लेकिन जेरिमा का मूड बिल्कुल ही खराब होता है और उसे बातें सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्लोई पहले एक गलती कर चुका है। जेरिमा उसे कहता है कि अब जाके 8 आदमियों की एक टीम बना लो ताकि अगर जरूरत पड़े तो डेविड का लॉन्च पार्टी में घुसकर कुछ फिजिकल डैमेज कर सकें और अपना बोझ वापस ले सकें। इसी बीच जेरिमा उससे जनरल मिलता है, उसका नाम वाकई यही है। मीटिंग अपनी जेरिमा उससे सीधा धमकी देता है अगर उसने तुरंत मॉन्टेज डिस्टिलरीज पर हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं भेजा और उस जगह को बंद नहीं करवाया तो वो उसका खेल खत्म कर देगा। जेरिमा ही वो आदमी था जिसकी वजह से सिक्योरिटी अटॉर्नी जनरल बना था और अब जेरिमा चाह रहा था कि वो उस एहसान का बदला चुकाए। दूसरी तरफ क्लोई ब्रेड टू बैक सैलून चला जाता है और वहाँ स्पेसर के साथ टाइम बिताता है। लगता है कि स्पेसर अब उसके लिए फीलिंग्स होने लगी हैं और क्लोई भी उसे पसंद करता है। पहले मुझे लगा था कि क्लोई स्पेंसर का यूज करेगा डेविड को हर्ट करने के लिए, क्योंकि डेविड बारटेंडर स्पेंसर के लिए सॉफ्ट सपोर्ट रखता है, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं है। क्लोई इतना चालाक नहीं और शायद सच में उसे पसंद करता है, पर ये लव स्टोरी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। लॉन्च पार्टी के दिन मैच देखता है कि वहाँ बिल के आदमी हर जगह मौजूद हैं। वो बिल के पास जाकर कहते हैं कि उनकी टीम थोड़ी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है और सबको चिल करने के लिए बोलता है ताकि कोई गोलीबारी वाली सिचुएशन ना बन जाए। लैरी कहता है कि उसे बैरल रूम देखना है तो बिग फूट और गुडी उसे वहां ले जाते हैं। जैसे ही लैरी अंदर जाता है वो वहां के फ्यूल्स गिनना शुरू कर देता है। वो कुछ बैरल्स हिला देता है जैसे वो सीधा लैरी के ऊपर गिर जाते हैं। गुडी तुरंत चेक करने के लिए जाता है कि क्या हुआ, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं। लैरी का सर पूरी तरह से कुचल जा चुका था और वो वहां पर मर चुका था। उधर सर्कर को लॉरी का कोई कॉल नहीं आता। जेरिमा खुद मॉन्टेज डिस्टिलरीज पहुंच जाता है। उसका प्लान होता है कि अपनी पावर दिखाना और लोगों को याद दिलाना कि असली बॉस कौन है। इसी वक्त डेविड और टाइसन फाइनली वाइन पर पहुंचते हैं। सभी से मिलने जुलने के दौरान ट्रेशर वहां से निकल जाता है। बिल मार्गन्स के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है। एपिसोड 5 के एंड में बिल डेविड के घर पहुंचता है। उसका मूड काफी गर्म होता है। वो डेविड से पूछता है कि लॉन्च पार्टी से पहले वो कहाँ था। डेविड तुरंत डिफेंस हो जाता है, लेकिन वो बेल से पूछता नहीं। बेल कहता है कि उसने अपने आदमी को डेविड का पीछा करने के लिए भेजा था और उन्होंने डेविड को एक अननोन आदमी डेकन से बात करते हुए देखा। अब बिल जानना चाहता था कि डेविड की साइड बिजनेस क्या चल रहा है। उसे लगता है कि डेविड उसे धोखा देकर बिजनेस का बड़ा हिस्सा खुद रखना चाहता है। ये बात सुनकर डेविड का गुस्सा फट जाता है। वो बिल पर चिल्लाता है और पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फेडरल इन्फॉर्मेंट हूँ या कुछ और? बिल शांत रहता है और कहता है कि वो बस पॉसिबिलिटीज सोच रहा है, लेकिन डेविड का रिएक्शन कुछ और ही कह रहा था, जैसे उसके अंदर गिल्ट बैठ गया हो। बिल फिर डेविड से कहता है, सोच कर देखो, अगर तुझे लगता है कि कोई तेरा आदमी रात है तो तू क्या करता? उसे छोड़ देता या सामने से टकराता? डेविड के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और इसी खामोशी में सब कुछ कह जाता है। बिल वहां से निकल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। ये एपिसोड 6। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। तो इस एपिसोड में डेविड ने अपना पूरा सच बताता है जोनीन को कि उसका कनेक्शन मोसो के साथ है। जोनीन नेचुरली पूछती है, तुम फीड्स के आगे क्यों झुक रहे हो? डेविड काल्मली कहता है, मेरे और मेरी टीम के पास अब खोने के लिए बहुत कुछ है। सक्सेस के साथ एक प्रॉब्लम भी होती है, जितना ऊपर जाओगे गिरने का डर उतना ज्यादा होगा। मोसो इसी वीकनेस का फायदा उठा रहा है, डेविड के पावर के सपने को उसके खिलाफ यूज करके। इस बीच एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लैरी का डेड बॉडी मिलता है मॉन्टेज डिस्टिलरीज के बर्डन स्टोरेज में। मैच बिग फूट
और क्लोई डिसाइड करते हैं कि पुलिस को ये कहानी सुनाई जाए कि लैरी एक वर्कशॉप एक्सीडेंट में मारा गया जब वो डार्क में इंसेप्शन कर रहा था। सीन केयरफुली स्टेज होता है ताकि ये बिलीवेबल लगे, लेकिन बडी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि सब कुछ उसने मैनिपुलेट किया क्योंकि बॉडी सबसे पहले उसी को मिलती है। जिमी की डेथ से वो पहले ही इमोशनली डिस्टर्ब है और लैरी के क्रश्ड स्कल देखकर उसका ट्रॉमा फिर से सेक्रीफाइस कर जाता है। जब वो मैच से कंप्लेन करता है, मैच सॉरी बोलता है और कहता है कि ये सब बैड काम के लिए हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट सीन एक डार्कली फनी ट्विस्ट लाता है। तौलसा के एबल डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बताता है कि डिस्टिलरी अब टेम्परेरी बंद हो गई है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मतलब पूरा प्लान वेस्ट गया। क्ल्यू, मैच, बडी और बिग फूड दूर से क्लोई को देखते हैं जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसने समझ आ जाता है कि डन मेयर्स डेविड के बिजनेस को बंद करने के लिए ट्रिक यूज कर रहे हैं। डेविड अपनी टीम के साथ मीटिंग बुलाता है। वहां वो कहता है कि अब उन्हें अपनी विस्की इलीगल तरीके से बेचनी पड़ेगी जब तक मॉन्टेज डिस्टिलरीज को लाइसेंस वापस नहीं मिलता। बडी कहता है कि ये लोग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये महंगा काम है। डेविड तब अपना प्लान बी रिवील करता है, डिस्टिलरी को तल्सा के बाहर एक्सटेंड करना और नेशनल लेवल डिस्ट्रक्शन पर जाना। टीम को ये आइडिया पसंद आता है तो डेविड मीटिंग एंड करता है और सबको स्टैंड बाय रहने को कहता है। उसके बाद डेविड मैच और क्लोई को ऑर्डर देता है कि वो सब शेयरपोर्ट जाकर एक आदमी से मिलें, जॉनी वेडनेसडे। जॉनी उनकी बोझ मूव करने में मदद करेगा। जैसे ही मैच और क्लोई निकलते हैं, गुडी डेविड के पास आता है और बताता है कि बिल गायब है। गुडी कहता है कि डेविड ही लास्ट ऑप्शन था जिसने बिल से मिला था, तो वो कंफर्म करना चाहता है कि डेविड ने कुछ एक्सट्रीम तो नहीं किया। डेविड काल्मली कहता है कि उन दोनों ने सिर्फ बात की थी बस। फिर वो सोचने लगता है कि बिल गायब होने के बाद उससे पूछ क्यों रहा है। उसका हिसाब से डन मेयर से नहीं किया होगा क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं है बिल को किडनैप करने का। डेविड को याद आता है कि क्वाइट रे ने बिल को फोन करके डेविड के खिलाफ करने की कोशिश की थी, लेकिन बिल ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए डेविड सोचता है कि शायद रे ही जिम्मेदार हो। वो रे से कांटेक्ट करता है और कहता है कि दोनों एक न्यूट्रल जगह मिलते हैं, बबल्स नाम के रेस्टोरेंट में, हॉट स्प्रिंग्स आर्केन्स। रे इस मीटिंग के लिए हाँ कर देता है। एपिसोड के इस पार्ट में एक्शन और टेंस अपने पीक पर पहुंच जाती है। ग्रेस, मैच, क्ल्यू और बडी अपनी 2 गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं, वही गाड़ियां जिसने इलीगल लिक्विड ट्रांसपोर्ट करनी है। मैच और क्ल्यू मॉन्टेज डिस्टिलरीज जाते हैं ताकि बोझी ले सकें। वहां पुलिस गार्ड होती है तो वो दोनों उन ऑफिसर्स को जिप कर बेकार कर देते हैं ताकि स्टोरेज यूनिट खोल सकें। पैकेजेस सोर्स करने के बाद मैच और क्लोई एक कार लेकर शेवर पॉट की तरफ निकलते हैं, जबकि ग्रेस और बडी दूसरी कार से एसटी लुइस के लिए रास्ते पर निकलते हैं। इस बार इनके दरमियान एबल डिपार्टमेंट का ऑफिसर कर्कली प्रोबेबली अपने बॉस जेरेमी को बताता है कि उसने डिस्टिलरीज बंद करवा दी है और डेविड कार में जीपीएस ट्रैकर भी लगवा दिया है। लेकिन जेरेमी के लिए ये काफी नहीं होता। वो उसे कहता है कि मॉन्टेज डिस्टिलरीज को परमानेंटली बंद कर दो और क्लोई को ऑर्डर देता है कि अगर उसने अपने बाप की इज्जत चाहिए तो वो डेविड को खत्म कर दे। क्लोई बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टीम असेंबल करता है और डेविड के पीछे लग जाता है। प्लान ये होता है कि जैसे ही डेविड आर्किनेस के रास्ते में कहीं रुकेगा उसे मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ बडी को एक कॉल आता है आर्ट का, जो बिल के लोगों में एक ही है। आर्ट पूछता है कि क्या बडी को पता है कि बिल कहाँ है। बडी नेचुरली कुछ नहीं जानता। फिर एक शॉर्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें बिल एक फेडरल प्रिजन में होता है जो मोसो के सेंट्रल में है। ये क्लियर हो जाता है कि मोसो ने बिल को ही अरेस्ट करवाया है। रीजन ये लगता है कि बिल बहुत ही क्लोज आ गया था डेविड के फीड्स के साथ। कनेक्शन को एक्सपोज करने के लिए उसके आदमियों ने डेविड को सीक्रेटली फॉलो भी किया था और वो लोग उसके डेकन के साथ मीटिंग तक पहुंच गए थे। अगर बिल ने इम्पल्सिवली कुछ कर दिया होता तो मोसो का पूरा रिवेंज प्लान खत्म हो जाता। इसलिए मोसो ने बिल को सेफ साइड पर कर दिया अरेस्ट करके। वैसे भी बिल के पास पहले से कई क्रिमिनल्स केसेस हैं तो उसके
इंटरेस्ट को जस्टिफाई करना मुश्किल नहीं, और अगर मोसो उसे फीड्स के लिए काम करने पे मजबूर कर दे तो उसके लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा। अब रोड पर टेंशन बढ़ता है। मैच क्लोई एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर रोकता है। डेविड, बिगफुट और टाइसन को मीनवाइल एहसास होता है कि उन्हें जेरिमा के लोग फॉलो कर रहे हैं। जब वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, बिगफुट तुरंत एक्शन में आता है और उन अटैकर्स को बेहोश कर देता है। क्लोई दूर से सब कुछ देखता है और अपनी टीम की फेलियर देखकर गुस्सा हो जाता है। हाईवे पर मैच और क्लोई को रोकने वाला ऑफिसर क्लेडी बताता है कि उसे क्लोई ने ही भेजा है उन्हें तंग करने के लिए। जब वो उनका कार्गो चेक कर रहा होता है, मैच और क्लोई मौका देखकर उसे हरा देते हैं और कार लेकर भाग जाते हैं। वो फाइनली जॉनी वेडनेसडे के पास पहुंचते हैं, एक क्वाइट और सीरियस इंसान। जॉनी उन्हें बिना ज्यादा बात किए कैश दे देता है। उसके लोग लिक्विड अनलोड करते हैं और वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उनका माल सेफ है। इस वक्त तक सिर्फ एक यूनिट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ग्रेस और बडी वाली। लेकिन ग्रेस को अनईजी फील हो रहा होता है क्योंकि 8 के कॉल के बाद बिल के डिसअपीयरेंस का मैटर बढ़ता जा रहा था। बडी कहता है, हाँ हम टफ फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें डेविड के प्लान पर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि उसके ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए। अगर ये काम हो गया तो उसका लॉन्ग टर्म फायदा सबसे ज्यादा होगा। एपिसोड के एंड में स्टोरी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। डेविड और क्वाइट रे फाइनली एक टेबल पर बैठे होते हैं। उनके आसपास बिगफुट, टाइसन, बेंस और रे के कुछ मैन बंदे होते हैं। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन फिर रे असली टॉपिक पर आता है, तुलसा में डेविड के बॉस बिजनेस का। रे क्लियरली कहता है कि उसे भी इस बिजनेस तक का एक हिस्सा चाहिए। डेविड सीधा सवाल करता है, अगर मैं तुझे प्रॉफिट का शेयर दे दूं तो क्या तू मुझे और तंग नहीं करेगा? रे सिंपली टोन में कहता है, हाँ। ये सुनकर डेविड को तुरंत समझ आ जाता है कि रे को बिजनेस से कोई इमोशनल पर्सनल लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। जब रे कहता है कि उसे किसी और के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता और वो 80% प्रॉफिट चाहता है, डेविड का पेशन कप भर जाता है। अब होनेस्टली 80% डिमांड सुनकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता। रे का ये डिमांड प्योर स्टुपिडिटी लगती है। डेविड कहता है कि गैंगस्टर का दिमाग उसकी असली ताकत होती है, लेकिन रे के 80% वाली डिमांड ने सब प्रूव कर दिया कि ये आदमी या तो डिसरिस्पेक्टिव है या पागल। फिर डेविड गुस्से में रे पर बिल के डिसअपीयरेंस का इल्जाम लगा देता है। रे, जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं, तुरंत ऑफेंड हो जाता है और डेविड पर चिल्लाता है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ रहा होता है कि तभी क्लोई अपनी टीम के साथ बबल रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं और बिना वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सीन एकदम क्योटिक होता है। डेविड, बिगफुट, टाइसन और रे सब कवर लेने लगते हैं। किस्मत से सब कुछ जिंदा बच जाते हैं। क्लोई भी निकल जाता है, लेकिन ये अटैक एक नया मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देता है। रे सोचता है कि ये डेविड का ही प्लान था उसने मारने का, जबकि डेविड तो उसके साथ ही टेबल के नीचे छुपा हुआ था। बाद में डेविड, बिगफुट और टाइसन तुलसा वापस लौट आ रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है मैच और क्लोई पर, जो डिसाइड करते हैं कि शायद ये सब उनके बस का नहीं है, उन्हें अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। जेल के रिस्क से दूर उनका डिसीजन रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि डेविड के बिजनेस में रहना मतलब वक्त मौत के समय आए जाना। एपिसोड के लास्ट मोमेंट ने डेविड रे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसका कॉल इग्नोर करता है। कैमरा रे के चेहरे पर जूम करता है। वो एक क्रीपी कॉन्फिडेंट स्माइल देता है, जैसे अब डेविड उसके कंट्रोल में है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में डेविड रे की जेल में आएगा या ये सिर्फ एक और डेविड का स्टाइल ब्लफ है? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो। एपिसोड 7। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। एपिसोड 7 के अंदर डेविड अपनी टीम के साथ गुडी, मैच, टाइसन और बिगफुट ब्रेड टू बुक कैसीनो में बैठे होते हैं जब उसे रे का कॉल आता है। हाँ, वही रे जो पहले उसके कॉल्स इग्नोर कर रहा था और हमेशा अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान रखता था, जैसे अब उसके पास डेविड को नीचे दिखाने का परफेक्ट मौका मिल गया हो। लेकिन इस बार रे बात करने को रेडी था। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों के बीच जंग दिखाई जा रही थी तो फिर रे ने अचानक डील क्यों सोची? रे और डेविड के बीच कन्वर्सेशन होती है जहां डेविड क्लियरली बोलता है कि वो रे को लिक्विड बिजनेस का 80 प्रॉफिट देगा।
ये वो नहीं कर सकता, लेकिन एक अल्टरनेट डील का ऑप्शन दे देता है। रे डेविड को नॉर्थ ईस्ट के सबसे इस्टेब्लिशमेंट में अपना ड्रिंक बेचने की परमिशन दे और उस एरिया का प्रॉफिट रे को मिलता रहे। इस मॉन्टेज डिस्टिलरीज का बिजनेस भी एक्सपेंड होगा। रे को ये आइडिया पसंद आता है और वो अपने ईगो साइड में रखकर डेविड के साथ डील कर लेता है, लेकिन जाते जाते रे एक छोटी सी धमकी भी देता है। एक दिन आएगा जब तुझे अपनी एम्पायर का एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। डेविड उस बात को लाइटली लेता है और ज्यादा सोचता नहीं। रे के कॉल के बाद सब लोगों का ध्यान शिफ्ट होता है बबल पर हुए अटैक पर, जो डन मायर्स ने प्लान किया था। मैच गुडी टाइसन और बिग फूट सोच रहे होते हैं कि डेविड अब बदला लेगा, लेकिन डेविड उन्हें समझाता है कि बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है, तो फिलहाल कोई रिस्क लेना सही नहीं होगा। फिर उन्हें मॉन्टेज डिस्टिलरी पर लगी एबल सील हटावानी होगी। ये सील अटॉर्नी जनरल उसने लगवाई थी, तो डेविड सीधा उसके ऑफिस पहुंचता है। जनरल सोचता है कि डेविड आया है माफी मांगने या हेल्प लेने, लेकिन डेविड बिल्कुल कूल देखकर समझ जाता है कि उसके घमंड जेरिमा की वजह से है और जेरिमा अपनी पावर गवर्नर के सपोर्ट से दिखाता है। डेविड फिर एक हिंट करता है, जब वो गवर्नर बदला लेगा और थ्रेशन, जो डेविड का आदमी है, जीतेगा, तब जर्नल की पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। डेविड अपनी बात क्लियर कर देता है, अब पावर बैलेंस बदलने वाला है। डेविड सीट अप मीटिंग बिटवीन थ्रेशर एंड स्कारगर। ऑफिस से निकलते ही डेविड मार्गेंट को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो जर्नल के ऑफिस में इन्फ्लुएंस रखता हो। मार्गेंट बोलती है हाँ, और वो जाकर मिलती है एना उसकी वाइफ से। वहाँ उसे पता लगता है कि उन दोनों के बीच शादी के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उसका मेन रीजन है जनरल का गैम्बलिंग एडिक्शन। ये इन्फॉर्मेशन हाथ लगते ही डेविड और मार्गेंट थ्रेशर के पास जाते हैं। डेविड चाहता है कि थ्रेशर जनरल पर थोड़ा प्रेशर डाले ताकि वो जेरिमा को छोड़कर उनकी साइड हो जाए, लेकिन थ्रेशर तुरंत मना कर देता है। उसका कहना है कि अगर वो जनरल को खरीदने की कोशिश करेगा तो जेरिमा गुस्सा हो जाएगा और कोई बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा हो सकता है जो उसकी इलेक्शन कैंपेन के लिए बुरा होगा। मार्गेंट उसे कन्विंस करता है कि रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि अगर गवर्नर को थ्रेशर के फेवर में आ गया तो इलेक्शन जीतना पक्का हो जाएगा। डेविड भी इंसिस्ट करता है कि कम से कम एक मीटिंग सेट कर लें और आखिर थ्रेशर मान जाता है। बैक टू बैक कैसीनो में मीटिंग होती है जहां थ्रेशर और गवर्नर बोथ बैठे होते हैं और डेविड, मार्गेंट, बिग फूट, मैच और ग्रेस मॉनिटरिंग रूम से उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। थ्रेशर डेविड को समझाता है कि वो तोलसा के लोगों को समझता नहीं और फिर सीधा अप्रोच कर लेता है। जनरल को ब्राइब करने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाता है। डेविड सिचुएशन संभालने के लिए ग्रेस को मुझे भेजता है ताकि वो गवर्नर को कुछ कैसीनो चिप्स दे और उसका मूड थोड़ा हल्का करे। ग्रेस जाकर चिप्स देती है और गवर्नर को एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। वो पॉलिटिक्स का टॉपिक भूल जाता है और टेबल पर खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद जेरिमा अपने लोगों के साथ ब्रेड टू बैक के पार्किंग में आते हैं। मकसद ये होता है कि वो गवर्नर को डेविड के हाथ से निकाल लें, लेकिन डेविड उसे अंदर ही तक नहीं आने देता और उसे दो मशवरे देता है। द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ो, या तो डेविड के साथ जुड़ जाओ या दूर हो जाओ। जेरिमा, जिसका ईगो और पावर का घमंड बहुत ज्यादा है, इन बातों को इग्नोर करके धमकी देता है अगर डेविड उसके लोगों से खिलाफ उसे यूज करेगा तो उसे मार देगा। उधर कैसीनो में गवर्नर गेम जीत रहा होता है और मूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन डेविड समझता है कि अगर वो थ्रेशर से ज्यादा क्लोज हो गया तो उसका कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। इसलिए डेविड ग्रेस को भेजता है ताकि वो ओरिजिनल डिश की जगह लोडेड डिश रख दे। जैसे ही ग्रेस ये कहती है, गवर्नर हारने लगता है। ग्रेस उसके सामने एक और स्टॉक कैसीनो चिप्स का डाल देती है ताकि वो खेल जारी रखे। जब गवर्नर फिर से टेबल पर जाता है, थ्रेशर डेविड
डेविड और मार्गरेट को देख लेता है और समझ जाता है कि उन्हें सिर्फ गवर्नर ही नहीं बल्कि उससे मैनिपुलेट किया जाए। डेविड उसे समझाता है कि गवर्नर जितना पैसा यहाँ हार रहा है उतना ही उसका कंट्रोल डेविड के हाथ में आएगा। अगर गवर्नर डेविड के कब्जे में आ गया तो वो इजीली ट्रेशर के फेवर में और इन्वेस्टमेंट करवाएगा। ट्रेशर स्ट्रेटजी समझ जाता है लेकिन उसे बुरा लगता है कि डेविड और मार्गरेट ने सब कुछ उससे छुपाया। लेकिन डेविड जानता है जब ट्रेशर गवर्नर बन जाएगा तो वो ये सब छोटी बातों भूल जाएगा। थोड़ी देर बाद गवर्नर अपने लॉसेस से परेशान होकर डेविड के पास आता है और हेल्प मांगता है। डेविड काल्म रहकर कहता है, मैं तेरा डेब्ट माफ करा दूंगा अगर तू जेरिमा के बजाय मेरा आदमी बन जाए। गवर्नर कुछ नहीं बोलता लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ कह देते हैं और डेविड के जाल में पूरी तरह से फंस चुका होता है। डिस्टिलरी बंद होने के बाद मैनफ्रेड एम्पायर के पास पैसा कम हो गया है और इलीगल लिक्वर स्मगलिंग भी रिस्की हो गई है क्योंकि डन मेयर्स अब तुस्ला के सारे रूट्स चेक कर रहे हैं। इसलिए टाइसन और गुडी डिसाइड करते हैं कि अब वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पैसा निकलवाएंगे जिनमें से कई ड्रग्स का बिजनेस छुप कर करते हैं। स्पेंसर खुद स्टूडेंट है तो वो उन्हें एक फ्लैट हाउस ले जाती है। तुल्सा में ड्रग्स सप्लाई करने का मशहूर है। जेरिमा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है लेकिन उससे पहले कोई नुकसान ना हो सिक्योरिटी से पकड़कर ऑफिस से बाहर निकालती है और सीधा जेल में डाल देती है। तो क्या ये जेरिमा का एंड है? शायद हाँ। अब लगता है कि मोसो ही इस सीजन का मेन विलन बनने वाला है। जेरिमा के पास अब कुछ नहीं बचा, ना पावर, ना लोग, ना रिस्पेक्ट। क्लोई भी उसकी बेल नहीं करा पाएगी क्योंकि उसके पास अब कोई रीजन नहीं रहा। हो सकता है जेरिमा के जेल जाने के बाद क्लोई अपनी लाइफ ग्रो करे क्योंकि उसने हमेशा अपने बाप के कंट्रोल में जीना सीखा था। लेकिन ये जेरिमा जेल में बदलेगा? क्या वो अपने बेटे से कुछ प्यार करना सीख पाएगा? शायद नहीं। लगता है कि जेरिमा के चैप्टर इस सीजन के लिए खत्म हो गया। एपिसोड 8 में मोंटेज डिस्टिलरी पर बैन लग जाता है और ये सब डेविड के नए बॉन्ड की वजह से होता है जो उसने सैक राइडर के साथ बनाया था। अब बिजनेस फिर से शुरू हो गया है। डेविड क्लियरली कहता है कि अगर जेरिमा ने दोबारा उनके ऊपर अटैक किया तो उसे नेशनल गार्ड बुलानी पड़ेगी। अब जेरिमा की बात करें तो उसे कॉल जेल से बेल करवा ले जाता है। पिछले एपिसोड के बाद लगा था कि जेरिमा काफी टाइम जेल में रहेगा क्योंकि उसने अटॉर्नी जनरल पर अटैक किया था। मुझे लगा था कि क्लोई उसे बेल नहीं कराएगा क्योंकि उसके मेंटल टॉर्चर के बारे में कंप्लेन कर रहा था। लेकिन अब जब क्रोल ने उसे बेल कर लिया तो लगता है कि तुल्सा में अटॉर्नी जनरल पर हमला करने के बाद भी बड़ा आराम से घर चला जाता है। जब डेन मेयर्स अपने स्टेट पर पहुंचते हैं डेकन भी वहां आ जाता है। डेविड ने डेकन को जेरिमा के मरने के लिए हायर किया था लेकिन डेकन अब डेविड को धोखा दे देता है। वो पैसा ले चुका होता है पर अब उसे लगता है कि डेविड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डेकन समझ गया है कि डेविड ने उसे सिर्फ जेरिमा को मारने के लिए हायर किया है बल्कि उसके पीछे कोई और मोटिव है। और ये बात सही है क्योंकि डेविड के सब मोसो को कहने पर कह रहा था। इसी वजह से डेकन को लगता था कि अगर उसने जेरिमा को मार भी दिया तो डेविड बाद में उसे खत्म कर देगा। इसलिए डेकन ने जेरिमा के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। अपना भरोसा जीतने के लिए डेकन चाहता था कि वो डेविड को खत्म कर दे। जेरिमा कॉल को कहता है कि वो रूम छोड़ दे ताकि बड़े लोग बात कर सकें। थोड़ी देर बाद डेकन होटल में बैक डोर से चुपके से अंदर घुसता है, वही रास्ता जहां से वर्कर्स सामान और डेकोरेशन ले रहे होते हैं। वहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो डेकन आराम से अंदर चला जाता है। अब बॉम्ब लगाता है और बिना पकड़े निकल भी जाता है। ट्रेशर और मार्गरेट एक बड़े होटल में एक फंडरेजर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं जिनका सेटअप थोड़ा जॉन विक उसके जैसा होता है। दोनों अपनी स्पीच के बारे में बात कर रहे होते हैं जब डेविड उन्हें फोन आता है क्योंकि उसे मार्गरेट की याद आ रही होती है। कॉल के बाद डेविड मोंटेज डिस्टिलरीज पर चले जाते हैं, रिपेयर वर्क का इंस्पेक्शन करता है। यहाँ डेविड बिगफूट ने बॉर्बन बेरीज के रैक्स तोड़ दिए थे। जब उन पे
से इंस्पेक्टर लैरी को मारने की कोशिश की थी। जोनीन भी वहां होती है और वो डेविड से पूछती है कि क्या वो थ्रेशर की पार्टी में जाने वाला है। डेविड कहता है कि उसे इनवाइट नहीं किया गया। उनकी बात खत्म होने से पहले ही डेकन का फोन आता है। डेकन कहता है कि वो एक्सचेंज के लिए रेडी हैं और एक जगह डिसाइड कर ले जहां दोनों मिलेंगे। ये एक्सचेंज असल में पैसे का डील था। डेविड ने डेकन को 2.5 करोड़ रुपए दिए थे बॉम्ब बनाने और स्टार्ट करने के लिए, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो डेविड उसे वो पैसे देने देता है। लेकिन अब डेविड उसका प्लान से एग्री नहीं करता और कहता है कि मीटिंग उस जगह होगी जहां वो खुद चाहेगा। कॉल कट करने के बाद डेविड मोसो को फोन करता है और कहता है कि डेकन मिलने के लिए तैयार है, लेकिन मीटिंग का लोकेशन वो खुद डिसाइड करेगा। मोसो उसे कहता है कि बिना उसका टाइम तैयार किए वो जगह डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो चाहता है कि डेकन को पकड़ने का पूरा ऑपरेशन और सेफ स्मूथ रहे। डेविड कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा, लेकिन उसके रूल्स के हिसाब से। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मोसो पहले कहता है कि डेकन उसके खिलाफ ये पूरा मिशन ऑफ द बुक्स है, मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि ये उसका पर्सनल बदला है। तो फिर वो इतनी इजीली अपनी टीम कैसे रेडी कर सकता है। लगता है राइटर ने मोसो के रूल्स को कहानी के हिसाब से फ्लेक्सिबल बना दिया है। कभी वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है और कभी नहीं। बाद में डेविड और मोसो एक पार्किंग लॉट में मिलते हैं। डेविड बताता है कि उसके पास वो पैसा रेडी है जिसे एक्सचेंज रियल लगेगा और डेकन को पकड़ना इजी होगा। मोसो एक्साइटेड होता है, अब वो डेकन को फाइनली नबा लेता है। डेविड यहाँ एक और बात छेड़ता है। वो मोसो से कहता है कि उसे पता है कि बिल को उसी ने ही डेटन कर रखा है और वो चाहता है कि मोसो उसे रिलीज करे और डेकन वाले काम यहाँ खत्म करे ताकि वो अपने बिजनेस पर फोकस कर सके। लेकिन मोसो उसकी बात सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि बिल तब तक फेडरल डिटेंशन सेंटर में रहेगा जब तक वो खुद नहीं चाहता कि उसे रिलीज किया जाए। मोसो डेविड को समझाता है कि अभी भी डेकन पर ध्यान दो, जितना जल्दी वो पकड़ा जाएगा उतना जल्दी तुम अपने नॉर्मल जिंदगी में लौट सकोगे। घर लौटते ही दोनों बात करते हैं कि डेकन को पकड़ने के बाद क्या होगा। डेविड कहता है कि अमेरिका का जस्टिस सिस्टम को देखते हुए उसे डर है कि डेकन कुछ टाइम बाद फिर से फ्री हो जाएगा और उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए डेविड सजेस्ट करता है कि डेकन को अरेस्ट करने के बजाय सीधा मार दिया जाए ताकि वो दोबारा किसी के लिए खतरा न बन सके और असली जस्टिस भी मिल जाए। मोसो उसे अश्योर करता है कि डेकन इतनी आसानी से नहीं बचेगा क्योंकि वो FBI वांटेड लिस्ट में है जहां पर वो टॉप पर है। साथ ही मोसो बताता है कि डेकन उसके पार्टनर की मौत का जिम्मेदार है। उसका पार्टनर एक ब्लास्ट में लोगों को बचाते हुए मर गया था, वही ब्लास्ट जो डेकन ने प्लान किया था। अब मोसो उसी पार्टनर का बदला लेने में डेकन के पीछे लगा हुआ है। पहले लगा था कि डेकन ने मोसो के फैमिली मेंबर को मारा होगा, लेकिन असल में वो उसके पार्टनर था। शायद क्लियर लगता था, लेकिन मोसो अपने पार्टनर से इमोशनली अटैच्ड था, इसलिए वो उसका बदला लेने के लिए सब कुछ रिस्क ले रहा था। डेविड उसकी बात सुनकर थोड़ा संभलता है और फिर एक बार फिर सजेस्ट करता है डेकन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। डेविड, बुक फूट और मैच मिलकर डेकन को मॉन्टेज स्टेट के एक सीक्रेट बर्डन स्टोरेज यूनिट में ले जाते हैं। दोनों में रिकॉर्ड फोन होते हैं जो एक क्लियर साइन है कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। डेविड का मकसद सिंपल है, वो चाहता है कि डेकन उन सब लोगों का नाम बताए जिसके साथ वो अब तक काम करता रहा है, लेकिन डेमट हिम्मत दिखाता है और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। उसके बाद शुरू होता है मारपीट। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है जेरिमा और कोल की तरफ। जेरिमा प्रोबब्ली कहता है कि उसने डेकन के साथ मिलकर डेविड को मारने का प्लान बनाया था, एक काम जो कोल खुद भी नहीं कर सकता। अगला मूवमेंट है कोल हायर प्लान के पार्टी में पहुंच जाता है। ये वो पार्टी है जो टाइसन और स्पेंसर ने ड्रग बेचने के लिए रखी होती है, जो उन्होंने फ्रेड बॉय से ली थी। कोल के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पर वो स्पेंसर को बताता है कि डेकन ने एक होटल में बॉम्ब लगाया है किसी ऐसे इंसान को हर्ट करने के लिए जो डेविड के करीब है। स्पेंसर ये बात तुरंत टाइसन को बताते हैं और टाइसन समझ जाता है कि ट्रेशर के फ्रंट रेजर पार्टी ही की वो टारगेट है। वो डेविड को वार्न करने के लिए फोन करता है। तब कहानी वापस डेविड पर आती है। उसने डेकन को मार मार के कन्फेशन निकलवा लिया होता है और मैच ने वो सब टेप पर रिकॉर्ड कर लिया होता है। हमें पूरा टॉर्चर सीन नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक पावरफुल मोमेंट मिलता है जहां डेविड एक USA फ्लैग वाली लेपल जॉइन डेकन के चेहरे पर घुसा देता है। इसी बीच टाइसन का कॉल आता है। डेविड ये सुनकर शॉक हो जाता
जाता है कि डेकन सच में बॉम्ब लगाया है। वो कॉल कट करके मौसो के फोन करता है। मौसो शुरू में उस पर गुस्सा करने लगता है कि डेविड ने उसे धोखा दिया, लेकिन डेविड उसे रोक देता है और कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं है। ट्रेजर के फंड रेजर वाले होटल में तुम एक्टिवेट करो, डेविड ने वहां बॉम्ब लगाया है। मौसो पहले उसकी बात नहीं मानता तो डेविड तुरंत डेकन से कन्फेशन करवाता है। डेकन खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने बॉम्ब लगाया है। ये सुनते ही मौसो फेड्स और पुलिस को एक्टिवेट करता है और होटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैच और बिग फूट डेकन को एक कॉफिन में बंद कर देते हैं। उस कॉफिन में पहले एक लॉरेंस मोंटेज का डेड बॉडी होता है। डेकन को उसी के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने गुनाहों का साइलेंट परमिशन भुगते। उसके बाद तीनों डेविड, बिग फूट और मैच होटल रिसोर्स मिशन पर निकल पड़ते हैं। डेविड ट्राई करता है कि मॉर्गन को कॉल करे, लेकिन वहाँ सबके फोन्स बंद होते हैं, इसलिए वो कॉल नहीं उठाते। कुछ सेकंड के लिए लगा था कि शायद ये बॉम्ब थ्रेट सिर्फ जेमा और डेकन का ड्रामा था, डेविड को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन तल्सा किंग के सीजन 3 एपिसोड 8 के एंडिंग में जब होटल में ब्लास्ट करता है तब समझ आता है कि दोनों असली साइकोपैथ्स हैं जो डेविड से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे बेगुनाह लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। इस पूरी कियोस में एक चीज क्लियर होती है, कोल ने थोड़ा अपने आप को रिडीम कर लिया। अगर उसने बॉम्ब के बारे में स्पेंसर को बताया ना होता तो मॉर्गन, ट्रेजर और होटल के सब लोग मर जाते। ब्लास्ट के बाद क्राइम सीन पर मॉर्गन दिखती है कि मॉसोस कार राइडर ने बात कर रहा होता है। वो डेविड से पूछता है कि ये आदमी कौन है, लेकिन डेविड कहता है कि वो बाद में बताएगा। इतने में टाइसन और स्पेंसर भी पहुंच जाते हैं। मैच उन्हें बताता है कि सब लोग ठीक हैं, कुछ जख्मी हैं पर सब जिंदा हैं। तब मोसो डेविड के पास आता है और पूछता है कि डेकन ने क्या इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ से एक और चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, अब डेविड के पास पावर है, उसके पास डेकन है, उसका कन्फेशन टेप भी है और अब वो मोसो को कंट्रोल कर सकता है। पहले जैसे मोसो उसे कंट्रोल कर रहा था अब उल्टा हो गया है। मोसो चाहता है कि डेकन को सजा मिले, लेकिन जब तक डेविड उसे अपने कब्जे में रखता है मोसो कुछ नहीं कर सकता। डेविड अब डेकन और उसके कन्फेशन का यूज लेवरेज की तरह करेगा अपने टर्म्स पर डील बनाने के लिए। अब देखना यह है कि डेविड का ये प्लान उसके फेवर में जाता है या नहीं। शायद वो डेकन के कन्फेशन को यूज करे ताकि मोसो उसके साथ मिल जाए, जेरिमा को गिराए, क्योंकि अभी जेरिमा ही सबसे बड़ा थ्रेट लग रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको इलेक्ट्रिशियन की तरह देखता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम करता हुआ। एक हिट जॉब करके वो बर्सली होटल वापस आता है और शॉप में आराम से बियर पीने लगता है। तभी वेनिस आ जाता है और बताता है कि क्वाइट रे उनसे मिलना चाहता है। रसोल वेनिस के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन फिर रे के गंदे से अपार्टमेंट में मिलने चला जाता है। बातें शुरू होती हैं तो पता चलता है कि रसोल ने रे से कुछ कर्जा लिया हुआ है और वो ये सारा मर्डर जॉब्स करके अपना कर्जा उतार रहा था। रसल को लगता था कि उसका लास्ट वाला काम फाइनल हो चुका है, मतलब अब रे ने पूरी तरह आजाद हो जाएगा। लेकिन रे बताता है कि एक और मिशन बाकी है, अगर वो ये कर दे तभी उसकी फ्रीडम मिलेगी। और मिशन क्या था? तुलसा जाओ और डेविड को मार दो। रसल और डेविड का पुराना कनेक्शन है, इसलिए रसल ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन रे सीधा बोल देता है कि यहाँ रसल की मर्जी चलती ही नहीं, काम करना ही पड़ेगा वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुलसा में डेविड की मीटिंग चल रही होती है मोसो के साथ। मोसो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि डेकन ने मिलने वाला उसकी कंफर्मेशन है या नहीं। डेविड ऑलमोस्ट कंफर्म करता है कि डेकन मर चुका है, उसे पीटा गया है, कॉफिन में डाला गया है, बचा हो या नहीं अब वो खत्म ही समझो। डेकन की टेप्ड कन्फेक्शन डेविड के पास है और वो उस टेप को यूज करके फेडरल लिक्विड लाइसेंस लेने की प्लानिंग कर रहा है। पिछले एपिसोड में डेविड मोसो पर प्रेशर डाल रहा था कि बिल को छुड़वाने का, लेकिन अब लगता है कि डेविड को बिल को भूलना ही पड़ेगा। उसका फोकस पूरा शिफ्ट हो गया है अपने लिक्विड बिजनेस को टॉप पर लाने का। मोसो सीधा हाँ नहीं बोलता, लेकिन एपिसोड का नेक्स्ट कट दे देता है। मोंटेज डिस्टिलरीज अब तुलसा में आ गई हैं, मतलब मोसो ने लाइसेंस दे ही दिया। मोंटेज के बढ़ते हुए बिजनेस की वजह से
डनमेयर डिस्टिलरीज बिल्कुल नीचे गिरने लगती हैं। उनकी बोतल्स वेयर हाउस तक वापस नहीं आ रही, कोई खरीद भी नहीं रहा। ये या तो उनकी क्वालिटी का इशू है या डेविड ने पीछे से कुछ स्ट्रिंग्स पिल किए हैं। कॉल अब भी समझ नहीं आ रहा ये बुरी खबर अपने बाप जेरिमा को कैसे बताए, और जैसे ही वो बताता है जेरिमा पूरा गुस्से में भर जाता है। डेकन का बॉम्ब काम नहीं आया, डेकन मर गया और डेविड को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब का सब प्लान फेल हो गया। रसल ब्रेड टू बक सैलून पहुंचता है और डोर से ही डेविड को ऑब्जर्व करता रहता है। देख रहा होता है कि कैसे वो अपने दिन भरे काम को संभाल रहा था। टाइसन भी वहां आता है और डेविड को वो हिसाब देता है जो उसने अपने स्पेंसर उन ड्रग्स को बेचकर कमाया है। टाइसन असल बात नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि डेविड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो बस इतना बोल देता है कि उसने और स्पेंसर ने एक रेव ऑर्गेनाइज किया है और वो काफी सक्सेसफुल रहा। डेविड को अंदाजा होता है कि टाइसन को छुपा रहा है, लेकिन वो इस बार उसे छोड़ देता है। बस दिल में एक चिंता रह जाती है, आगे चलकर ये सब किसी मुश्किल का सबब ना बन जाए। टाइसन के जाने के बाद रसल डेविड के पास आता है। डेविड तुरंत ही रसल को पहचान लेता है। दोनों की दोस्ती उस लंबे जेल के टाइम से है जहां उन्होंने साल बिताए थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद डेविड सीधा सवाल पूछता है, तौलसा का रूटीन नेटवर्क न्यूयॉर्क से न्यू एयरलाइन नहीं बनता, सच्चाई क्या है रसल? डेविड जानता है कि रसल रे के लिए काम करता है, इसलिए वो अंदाजा लगा लेता है कि वो यहाँ किसी खास रीजन से ही आया है। आखिर रसल एक्ट छोड़कर सच बोल देता है। रे ने उसे डेविड को मारने के लिए भेजा है, लेकिन रसल ये भी बताता है कि वो अपने दोस्त को नहीं मार सकता। उसका दिल इस काम को एक्सेप्ट नहीं करता। डेविड उसे डिनर के लिए घर पर आने को बताता है, लेकिन रसल मना कर देता है। उसे अपनी जान का भी ख्याल रखना है और रे से पंगा लेना आसान नहीं। रसल के जाने के बाद थोड़ी देर बाद गुडी डेविड के पास आकर पूछता है कि क्या चक्कर चल रहा है। डेविड बता देता है कि रे ने रसल को उसके काम खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन रसल ने उसके बजाय उसे वार्निंग दे दी। गुडी तुरंत अपना नेटवर्क एक्टिव कर देता है ताकि जैसे ही रे कोई मूव करे उन्हें पता चल जाए और डेविड तैयारी में रहे। टाइसन बॉडी से मिलकर रेव पार्टी के प्रॉफिट का हिसाब देता है। पहले लगा था कि ये एक दफा का प्लान है, लेकिन टाइसन अब रेगुलर रेव करना चाहता है और एक टैक्सी बचाने का बिजनेस बढ़ाना चाहता है। बॉडी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है इस टैक्सी बनाने वाले लोग डेंजरस होते हैं, दूर रहें इस सीन से। लेकिन टाइसन जिद पर आ जाता है। आखिर बडी मान जाता है, लेकिन एक सख्त कंडीशन के साथ। टाइसन डेविड की किसी भी प्रॉपर्टी पर ड्रग बिजनेस नहीं करेगा। अगर डेविड को पता चला तो वो फैट पड़ेगा और ये बात टाइसन भी जानता है। इसी बीच ग्रेस भी अपनी जॉब ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जोआना से रिक्वेस्ट करती है कि उसे मॉन्टेज डिस्टिलरीज में एक पोजीशन मिल जाए। जोआना पहले थोड़ी डाउटफुल होती है, बडी क्या सोचेगा, लेकिन ग्रेस श्योर कहती है कि बड़ी बुरा नहीं लगेगा। जॉन उसे काम सिखाना भी शुरू कर देती है। वापस टाइसन पर आए, वो स्पेंसर के साथ एक रेव में ड्रग्स बेचने जाता है, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है और सीधा बाहर फेंक देती है। ये सब प्लॉट थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पहले टाइसन का प्लान खुद की प्रॉपर्टीज रोकने का था, अब वो रैंडम रेव पर जाकर बेचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल केयरलेस मूव। टाइसन की वाइफ में गलतियां भी हैं, कभी खत्म ही नहीं होती। डेविड ने बहुत बार उसे संभाला भी है, लेकिन लग रहा है कि इस ड्रग बिजनेस की वजह से टाइसन एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। शायद ये उसकी लास्ट मिस्टेक भी साबित हो सकती है। तौलसा में डेविड मोसो से बात कर रहा होता है। मोसो अभी भी ये रियलाइज नहीं कर पा रहा कि डेकन कभी वापस नहीं आने वाला। डेविड इनडायरेक्टली कंफर्म कर लेता है कि डेकन मर चुका है। डेविड के पास डेकन की कन्फेशन की ऑडियो टेप भी है। वो मोसो पर प्रेशर डालकर फेडरल लिक्विड लाइसेंस ले लेता है। एपिसोड कट होता है और दिखाता है कि मॉन्टेज डिस्टिलरी अब तौलसा में टॉप ब्रांड बन चुकी है। डनमेयर डिस्टिलरी की हालत बिगड़ी जा रही है। उनका माल वापस वेयर हाउस में भेजा जा रहा है, कोई खरीद नहीं रहा। कॉल परेशान है कि ये न्यूज अपने गुस्से से भरे हुए बाप जेरिमा को कैसे बताए। जेरिमा नेचुरली एक्सप्लोड हो जाता है। टाइसन बॉडी को रेव का प्रॉफिट देता है। टाइसन चाहता है कि वो रेगुलरली ढूंढ निकाले। बड़ी मना करता है क्योंकि ये लोग डेंजर
डेंजरस होते हैं, पर टाइसन के प्रेशर में आकर वो हाँ कर देता है। मैच और क्लोई के बीच थोड़ी इमोशनल पैचअप मोमेंट होती है। क्लोई डिसाइड करती है कि वो मैच के साथ ही रहेगी, चाहे डेंजर हो या ना हो। पर एंड में बड़ा ट्विस्ट है, जेरिमा जॉय को किडनैप करवा देता है, जो डेविड की सिस्टर जोनॉन है। जेरिमा जानता है कि डेविड उसकी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो डेविड को फोर्स करेगा कि मोंटेज डिस्ट्रेलजीज वापस दे दे। पर जेरिमा समझ नहीं रहा कि डेविड बदला लेने नहीं भूलता। अब जेरिमा का फ्यूचर डेविड के हाथ में लिखा जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।